ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसको आईएमएफ जारी करता है। ये अप्रैल 2026 का डेटा है, ठीक है। इसको हम लोग करने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही करना है हमें, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये भी जान लीजिए कि ये कौन डेटा जारी करता है, वर्ल्ड आईएमएफ जारी करता है। इससे प्रोजेक्शन जो आईएमएफ का रहता है वहाँ से पूछना आता है। ये वाला दिख रहा है ना, आयुष और आकांक्षा, दिख रहा है। तो ये आईएमएफ का प्रोजेक्शन है 26-27 के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जैसे आईएमएफ जो है कुछ कैटेगरी में बांट करके ग्रोथ का प्रोजेक्शन करता है। जैसे एडवांस कैटेगरी, एडवांस इकोनॉमीज, एडवांस इकोनॉमीज में कौन कौन आते हैं, यूएसए आता है, यूरो एरिया के कंट्रीज आते हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ठीक है। फिर जापान आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, कनाडा आता है और अदर एडवांस इकोनॉमी, ठीक है। तो मोस्टली जो एडवांस इकोनॉमीज होती हैं वो डेवलप्ड कंट्री होती हैं, जैसे कि अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब। और फिर दूसरी कैटेगरी है इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग, यानी इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी का ये है। इसमें कौन कौन आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, रसिया आता है, ब्राजील, मैक्सिको, सऊदी अरब, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये सब आते हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब का नहीं है, ये दोनों हमारे मतलब के। तो अगर देखा जाए जो एडवांस इकोनॉमीज हैं और इमर्जिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ का प्रोजेक्शन 2026, 27 और 25, 25 तो चला गया है, 25 के लिए इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन आईएमएफ का कितना था, 7.6%, 7.6% था। जबकि आपका 25-26 के लिए कितना है, 6.5%, और 6.5% आपका 27 के लिए है। ये इम्पोर्टेंट डेटा है, यानी 26 भी और 27 भी दोनों के लिए आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें प्रोजेक्शन क्या है, ये भारत का 7.6% 25 का था, और 26-27 के लिए 6.66% है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रोजेक्शन किसका है, भारत का ही। अगर क्रोनोलॉजी भी पूछता है तो सबसे ज्यादा किसका है, भारत का। भारत भारत जो है पहले नंबर पे फोरकास्टिंग। अब आ जाइए चाइना का। चाइना का 25 में 5% था, फिर 4.4% 26 में, और 4% और है 27 में, ठीक है। ये चाइना का है। फिर रसिया का देख लीजिए, रसिया का 2025 में 1% ग्रोथ रेट का मतलब फोरकास्टिंग थी। और फिर 1.1, फिर 1.1, 25, 26, 27 के। छोटा देश है ना, मतलब उतना कंट्री, मतलब उतना वो नहीं है ना, जनसंख्या नहीं है। यूनाइटेड स्टेट का कितना ग्रोथ रेट था, 2.1%। 26 में कितना, 2.3, और 2.1 फिर से 27 में। तो यूनाइटेड स्टेट का आपको ध्यान में रखना है, अमेरिका का, चाइना का, इंडिया का। और फिर आप आ जाइए जर्मनी का। जर्मनी का 0.2% ग्रोथ रेट 25 में, 26 में 0.8, फिर 1.2।
फिर आ जाइए स्पेन का, देखिए अच्छा है स्पेन का 2.8, 2.1, 1.8। ठीक है, तो आपको भारत, चाइना, यूएसए का याद रखना है, और जर्मनी का याद रखना है, फ्रांस का याद रखना है। तो अगर देखा जाए तो पहले पोजीशन पे कौन है क्रोनोलॉजिकली? भारत का स्थान पहले पोजीशन पे। दूसरे स्थान पर चाइना। तीसरे स्थान पे कौन है? अगर मैं 26 की तुलना करूं, ठीक है, 26 की अगर तुलना करें तो पहले पे है आपका भारत, दूसरे पे चाइना, और तीसरे पे है तीसरे पे है अमेरिका, यूएसए, और चौथे स्थान पे है 2026 का है, चौथे स्थान पे है आपका स्पेन। ठीक है, तो ये टॉप फोर 26 के ग्रोथ प्रोजेक्शन के आधार। भारत का 26 में 6.5, चाइना का 4.4, और यूएसए का 2.3, और स्पेन का 2.1। ठीक। अब 2027 का देख लीजिए। 2027 में भी भारत पहले पोजीशन पे है, कितना है? 6.5। दूसरे नंबर पे चाइना है, चाइना का घट गया है 27 में, 4% का बस फोरकास्टिंग हुई है। तीसरे पोजीशन पे कौन है? अमेरिका, 2.1, 2.1। और फिर चौथे पोजीशन पे 27 में कौन है? 1.8, स्पेन। ठीक है, तो ये टॉप फोर जो है कंट्रीज हैं, इनका ग्रोथ प्रोजेक्शन है आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 के ऊपर। लिख लिया? क्यों भाई, लिख लिया? ये डेटा आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना। अब आ जाइए हम लोग बजट शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बजट की बात करेंगे। बजट में क्या जो है सरकार ने दिया है। अब बजट की बात करेंगे। बजट 2026-27 की बात करेंगे। ठीक। बजट 2026-27 के पहले थोड़ा सा कुछ नोट लगा के लिख लीजिए। नोट लगा के ये लिखना है, भारत का पहला बजट कब जारी हुआ? पहला पहला भारतीय बजट कब आया था? 1860 में, 1860। जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया। रेलवे बजट को अलग कब कर दिया गया था? रेलवे बजट कब से अलग पेश हुई, मतलब पेश हो रहा था? रेलवे बजट का पृथक्करण कब हुआ, यानी अलगाव कब हुआ? रेलवे बजट का पृथक्करण कब हुआ भाई? 1924 में। फोर्थ कमेटी थी। ठीक है। तीसरे नंबर पे स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया? 1947। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, पता है आप? अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी, 1947। चौथा
पहला गणतंत्र बजट किसने कब आया था? पहला गणतंत्र बजट कब पेश हुआ था भाई? 1950। किसने पेश किया था पहला गणतंत्र बजट? जॉन मथाई। कौन किए थे? जॉन मथाई। फिर ब्लैक बजट किसको कहा जाता है? ब्लैक बजट। ब्लैक बजट किसको बोला जाता है? 1973 के बजट को। 1973 और 74 के बजट को ब्लैक बजट का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में भारत का जो वित्तीय घाटा था वो बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए इस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। युग परिवर्तनकारी बजट कौन है? युग परिवर्तनकारी बजट किसको कहा जाता है? किस बजट को? 1991 के बजट। 1991-92 के बजट को हम युग परिवर्तनकारी बजट कहते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि उस समय एलपीजी मॉडल आया था, यानी उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट आया था। वहीं से मतलब भारत दुनिया में अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा उदार किया, इसीलिए इस बजट को युग परिवर्तनकारी बजट कहा जाता है। सातवां है ड्रीम बजट। ड्रीम बजट किस साल के बजट को ड्रीम बजट का दर्जा दिया जाता है? 1997। 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रीम बजट। क्यों? क्योंकि इस बजट में पी चिदम्बरम पेश किए थे, उस समय वित्त मंत्री थे, और उन्होंने व्यक्तिगत और जो निगम कर होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, उसमें भारी कमी किया था, इसलिए इस बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है। एट्थ है समय में परिवर्तन। आजकल जो बजट पेश होता है भारत सरकार का, वो 11 बजे पेश होता है। पहले ये 5 बजे पेश होता था। 2001 के पहले भारत का जो बजट था वो 5 बजे शाम को पेश होता था, 5 बजे शाम। लेकिन 2001 में समय में परिवर्तन हो गया, 2001 से भारत का बजट 11 बजे, 11 AM यानी मॉर्निंग में पेश होता है। ठीक है। 9वां पॉइंट, रेलवे का विलय। यानी बजट में पहले रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग पेश होता था, हमने आपको बताया। लेकिन रेलवे बजट को बजट में कब मिला दिया गया? रेलवे बजट का विलय कब कर दिया गया? बजट का विलय, रेलवे बजट का विलय हो गया 2017। पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट कब से आने लगा? 2021-22 का जो बजट था वो पेपरलेस बजट। कर्तव्य बजट कौन था? कर्तव्य बजट किसको बोला जाता है? किस बजट को? 2026-27 के बजट को कर्तव्य बजट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कर्तव्य भवन में पब्लिश हुआ। ठीक, लिख लिया? तो ये कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है ना? लिख लिया ना? चले आगे। अब सवाल ये उठता है कि बजट का फोकस किस पर है? बजट का अगर फोकस की बात करेंगे हम, यानी बजट 2026-27 का फोकस किस पर है? किस चीज पर बजट का फोकस है? वो है विकसित भारत। बजट का फोकस किस पे है? विकसित भारत, विकसित भारत समावेशन के साथ, विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा
महत्वाकांक्षा का संतुलन। ये बजट पर इस चीज पर फोकस, यानी विकसित भारत और समावेश के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन, ये बजट का फोकस। दूसरा पॉइंट, बजट के उद्देश्य क्या है? बजट के 4 उद्देश्य बताए गए हैं इस बजट में। इस बजट के 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से भाई? इस बजट में 4 उद्देश्यों का जिक्र किया गया है। पहला है स्थायित्व, स्थायी। दूसरा है संधारणीय वृद्धि, संधारणीय वृद्धि, यानी पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। और तीसरा है राजकोषीय अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन। और चौथा उद्देश्य क्या है? कम मुद्रास्फीति, कम मुद्रास्फीति यानी लो इन्फ्लेशन। ये 4 बजट के उद्देश्य हैं जो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़, अगला पॉइंट, विकास और वृद्धि के बजट में स्तंभ बताए गए हैं। विकास व वृद्धि के स्तंभ। बजट में डेवलपमेंट और ग्रोथ के कुछ पिलर्स बताए गए हैं। कितने पिलर का जिक्र किया गया? कितने स्तंभ हैं विकास के? 6 स्तंभों का जिक्र किया गया है। 6 स्तंभ कौन कौन से? पहला है आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, ये पहला विकास और ग्रोथ का यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का पहला पिलर है। दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा है विकास की बुनियाद को मजबूत करना, विकास की बुनियाद को मजबूत करना। तीसरा जन केंद्रित विकास, जन केंद्रित विकास। चौथा विश्वास विश्वास आधारित, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। पांचवा क्या है? व्यापार सुगमता, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता, जीवन सुगमता, ठीक है। छठवां है राजकोषीय मामले। तो ये आपका 6 बजट के में विकास और वृद्धि के क्या हैं? स्तंभ हैं, जो आपको ध्यान रखना, यानी पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको अगर इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला क्या है इंग्लिश में? आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, यानी सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है विकास की बुनियाद को मजबूत करना, यानी स्ट्रेंथनिंग द फंडा फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। तीसरा क्या है? जन केंद्रित विकास, यानी पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। चौथा है विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, यानी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। पांचवा है व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। और छठवां है राजकोषीय मामले यानी फिजिकल मैटर, ठीक है। तो ये आपके
6 पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको इम्पोर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में, खासकर नेट के एग्जाम। अगला पॉइंट है कि बजट में रुपया कहाँ से आता है। रुपया आता है कहाँ, अब रुपया आने के सोर्स क्या क्या है भारत बजट में। तो सबसे ज्यादा भारत सरकार का रुपया कहाँ से आ रहा है, स्रोत क्या है उसका। पता है ना आप लोगों को। पहला है, सबसे ज्यादा रुपया भारत का आ रहा है बारोइंग से, उधार से। किससे आ रहा है, उधार एवं अन्य देयताओं से, अन्य देयताओं से, उधार एवं अन्य देयताओं से, यानी बारोइंग एंड लाइबिलिटी से। कितना परसेंट आ रहा है, 24% आ रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है भाई, आयकर। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भारत सरकार के पास रुपया कहाँ से आ रहा है, इनकम टैक्स से। कितना, 21%। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर। तीसरे नंबर पे भारत सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, निगम कर। कितना आ रहा है, 18%। चौथे नंबर पे है आपका जीएसटी। कितना आ रहा है जीएसटी से, 15%। पांचवें नंबर पे कौन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स यानी गैर गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व कितना है, 10%। ये टॉप 5 जो है भारत सरकार के आय के स्रोत है। इसकी एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे उधार की आय से, उधार की आय से निगम ने जीएसटी भरा, उधार की आय से निगम ने जीएसटी भरा। ठीक है, तो आपको चार तो याद हो जाएगा, क्रोनोलॉजी आएगा तो निकाल लोगे। यानी उधार की आय से निगम ने जीएसटी भरा, यानी उधार मतलब उधार से सर्वप्रथम पहला है, और फिर उधार की आय, आय मतलब आय कर, और फिर निगम ने निगम भरा तो निगम कर, और फिर आपका जीएसटी, जीएसटी भरा, जीएसटी चौथे नंबर पे आ जाए। तो इस तरह से इसको आप सरल तरीके से याद भी कर सकते हो। समझ में आया ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब रुपया जा कहाँ रहा है, भारत सरकार का खर्चा हो कहाँ रहा है, किस सेक्टर में। तो अगला, रुपया जाता कहाँ है, भारत सरकार का रुपया सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है। पता है, भारत सरकार रुपया कहाँ जा रहा है, राज्यों के पास। भारत सरकार का रुपया सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, राज्यों के पास, यानी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, करों का, करों में राज्यों का हिस्सा। सबसे ज्यादा यही पैसा जा रहा है भारत सरकार का। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, ब्याज अदायगी। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, ब्याज अदायगी यानी इंटरेस्ट पेमेंट। इस पे कितना जा रहा है, 22%, इस पे 20%। तीसरे नंबर पे क्या है भाई,
केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी तीसरे स्थान पे सबसे ज्यादा पैसा भारत का कहाँ जा रहा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कितने परसेंट जा रहा है? 17%। चौथे नंबर पे कौन है भाई? डिफेंस। इसके बाद सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है भारत का? डिफेंस पे, यानी रक्षा पर। कितना जा रहा है? 11%। और उसके बाद कहाँ जा रहा है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर जा रहा है। कितना जा रहा है? 8। तो ये आपके टॉप 5 हैं जहाँ पे भारत सरकार का रुपया सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है, आप याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या है? राज्य ने, राज्य ने ब्याज देकर, राज्य ने ब्याज देकर केंद्र की, केंद्र की मुख्य योजना बनाई। ठीक है, तो आपको टॉप 3 याद हो जाएगा। यानी राज्य ने ब्याज देकर केंद्र की मुख्य योजना बनाई, राज्य ने ब्याज देकर केंद्र क्षेत्र की मुख्य योजना बनाई। ठीक है, तो इससे आपको टॉप 3 याद हो जाएगा, तो क्रोनोलॉजी आपका कहीं नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा। समझ गए ना? लिख लिया? बताइए भाई। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये भारत सरकार का जो बजट है, ये किस पर, इस बजट में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? भारत सरकार का जो बजट है उस पे किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? पता है ना? तो भारत सरकार का जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया गया है? यह बजट, यह बजट युवा शक्ति को, युवा शक्ति को समर्पित बजट, समर्पित बजट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट, यह बजट किसको समर्पित है? युवा शक्ति को समर्पित। अगला पॉइंट, इस बजट में भारत सरकार का कुछ संकल्प है। इस बजट में सरकार का संकल्प क्या है? क्यों भाई, सरकार का संकल्प क्या है? आइए देखते हैं क्या है सर संकल्प। संकल्प है किसान, किसान, महिला, किसान, महिला, दलित, दलित, वंचित, वंचित, शोषित, किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना, पर ध्यान केंद्रित करना।
ये भारत सरकार का संकल्प है इस बजट में। क्या है? किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट, यह बजट यह बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। यह बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित। इस बजट में 3 कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। वो 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं भाई? आइए देख लेते हैं। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। और उसे धारणीय रखना। यानी इस बजट में 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य क्या है? आर्थिक विकास की गति को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। मतलब इंग्लिश इसकी क्या है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक में। एक्सेलरेट एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फर्स्ट कर्तव्य है बजट 2026-27। दूसरा कर्तव्य क्या है? इस बजट का दूसरा कर्तव्य क्या है? फुलफिल एस्पिरेस एस्पिरेशंस फुलफिल फुलफिल एस्पिरेशंस एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। ठीक है, ये दूसरा कर्तव्य। यानी हमारे लोगों की आकांक्षाओं हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। ये दूसरा कर्तव्य। और तीसरा कर्तव्य क्या है भाई? विजन ऑफ सबका साथ, सबका विकास। विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, यानी सबका साथ सबका विकास का सपना। सबका साथ सबका विकास का सपना। ठीक है, ये 3 कर्तव्य हैं। तीसरा कर्तव्य, तो इन 3 कर्तव्यों पर भारत सरकार का ये बजट जो है आधारित। लिख लिया? क्यों भाई, लिख लिया ना आप लोगों ने? जल्दी जल्दी बताइए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अब मिनिस्ट्री वाइज कुछ देख लेते हैं कि कितना एलोकेशन हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन, जैसे एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर, व्यय। अगर मैं कहूँ कि इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना खर्च किया जाएगा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे, अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी यानी कृषि एवं संबद्ध
क्रियाओं में कितना खर्च किया जाएगा 26-27 के बजट में? 162617 1671, ठीक है। यानी 1,62,000 करोड़ रुपया, 1,62,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर पे खर्चा होंगे। दूसरा, डिफेंस पे कितना खर्चा होगा? रक्षा पर, रक्षा पर कितना खर्चा होगा भाई? 5,94,000। एक मिनट, 5,94,585, 5,94,000 करोड़, 5,94,000 करोड़ रुपए डिफेंस पे खर्चा होंगे। 1,62,000 करोड़ रुपए किस पे खर्चा होंगे? अब तीसरा है रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास पर कितना खर्चा किया जाएगा भाई? 2,73,000 एक 73,000 करोड़, 2,73,108 करोड़ रुपए खर्चा होंगे ग्रामीण विकास। अगला, एजुकेशन पर कितना खर्चा होगा बजट में? एजुकेशन यानी शिक्षा पर 1,39,289 खर्चा होगा एजुकेशन, 289, 289। हेल्थ, स्वास्थ्य पर कितना खर्चा होगा इस बजट में? 1,04,599 करोड़ रुपए, यानी लगभग 1,00,000 करोड़, ठीक है। और अगला, एनर्जी सेक्टर पे कितना खर्चा होगा, यानी ऊर्जा पर? 1,09,029 करोड़ रुपए, यानी 1,00,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। शहरी विकास पे कितना खर्चा होगा? अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, शहरी विकास पर बजट में कितना खर्चा होगा भाई? 85,000 करोड़ रुपए, 85,522 करोड़ रुपए। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लिखवा रहा हूँ। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर कितना खर्चा होगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग पर कितना खर्चा होगा भाई? 70,296 करोड़ रुपए, 70,296 करोड़ रुपए। होम अफेयर्स, गृह मामलों, होम अफेयर्स, गृह मामलों पर कितना खर्चा होगा? 2,55,234 लाख करोड़, ठीक है। यातायात, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा होगा? 5,98,520 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा यही है ट्रांसपोर्ट। तो जनरली इससे क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी लगाने, तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए सभी का, इतना मैंने लिखवाया हुआ, ठीक है ना।
समझ में आया? अब कुछ मेजर चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें लिखते हैं। इस बजट में देख लेते हैं एक्सपेंडिचर कितना है। एक्सपेंडिचर, व्यय, वो भी किस तरह का? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत व्यय कितना है इस बजट में। दूसरा, इफेक्टिव इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है। ठीक। और तीसरा, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था भाई, पता है? 12.2 लाख करोड़। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 12.2 लाख करोड़। ठीक। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? 17.1 लाख करोड़। 17.1 लाख करोड़। राजस्व व्यय कितना है? ये सब 26-27 के बजट का है अनुमान, ये ध्यान में रखिएगा। 41.3 लाख करोड़ राजस्व व्यय। 41.3 लाख। ठीक। अगला डेट। अब थोड़ा सा एक्सपेंडिचर हो गया, अब रिसिप्ट की भी चर्चा कर लेते हैं, यानी प्राप्तियां, कहाँ से पैसा मिलेगा सरकार को। तो इसमें भी पहला लिखेंगे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। दूसरा, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियां। कैपिटल रिसिप्ट कितनी है बजट 2026-27 में अनुमान? 18.1 लाख करोड़। और रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 35.3 लाख करोड़। आपको बजट का अनुमान इससे ही लगा सकता है कि बजट बजट कितने का पेश हुआ है, 35 और 18 कितना होगा। 35-18 जोड़ दीजिए, उतना ही बजट, यानी लगभग कितना आ जाएगा, 8-5-13, 53 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का। तो चाहे इन सबको जोड़ दो, चाहे 41, 3 और 12 दूई को जोड़ दो तो 53 आ जाएगा, चाहे आप इसको जोड़ दो दोनों को तो आपको 53 आ जाएगा। तो लगभग 53 लाख करोड़ का बजट है भारत का। समझ में आया? लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डेफिसिट की चर्चा कर लेते हैं, घाटों। डेफिसिट का ट्रेंड क्या रहा है उसको भी देख लेते हैं। घाटा 2026-27 के बजट के अनुसार हम लोग देखेंगे घाटे का क्या सीन रहा। 2026-27 के बजट के अनुसार घाटे का क्या रिकमेंडेशन, अनुमान। पहला है फिजिकल डेप्थ, यानी एफडी, फिजिकल डेप्थ। फिर आरडी, रेवेन्यू डेप्थ। और फिर प्राइमरी डेप्थ, यानी प्राथमिक घाटा। और फिर इफेक्टिव
इफेक्टिव रेवेन्यू, FD, RD, PD, ERD। तो बजट 2026-27 में बजट अनुमान, बजट एस्टीमेट कितना है? 1 मिनट। बजट अनुमान कितना है फिस्कल डेफिसिट का? 4.3%। यानी भारत सरकार का ये अनुमान है कि 2026-27 में भारत राजकोषीय घाटा कितने का रहने का अनुमान है? 4.3%। तो कितने? GDP का 4.3। रेवेन्यू डेफिसिट कितना अनुमान है 26-27 में रहने का? 1.5% GDP। PD कितना है? 0.7% GDP। और ERD कितना है? 0.3। ठीक है, तो ये आपकी क्रोनोलॉजी क्या होगा इसकी? RD सबसे ज्यादा, वो 1 मिनट, FD सबसे ज्यादा, फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन है? RD, उसके बाद PD, और उसके बाद ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू, यानी प्रभावी राजस्व। ये इसकी क्रोनोलॉजी है 26-27। समझ में आया ना? लिख लिया? अब लगभग सारे डेटा हो गए। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट और हैं हम उनको देखें। अब देखो फिस्कल मैटर, जैसे हमने आपको बताया ना 6 स्तंभ हैं भारत सरकार के बजट के। तो 6 स्तंभों में जो छठवां स्तंभ है जिसको हम फिस्कल मैटर बोलते हैं, फिस्कल मैटर यानी राजकोषीय मामले, जिसको हमने लिखवाया राजकोषीय मामले। तो राजकोषीय मामलों में भारत सरकार ने कुछ काम किया है, मतलब कुछ तो काम करने का सोचा है। क्या काम करने का सोचा है भाई राजकोषीय मामलों में भारत सरकार? पहला है 16th फाइनेंस कमीशन। 16वां वित्त आयोग के अनुसार भारत सरकार जो है वो 2 काम करी। एक तो 16th फाइनेंस कमीशन, दूसरा है फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन। यानी पहला क्या है? 16th फाइनेंस कमीशन, और दूसरा क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन। ये क्या होता है भाई? राजकोषीय, जिसको समेकन बोलते हैं, राजकोषीय समेकन। ठीक। तो 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें वित्त आयोग के अनुसार जो भारत सरकार है वो बजट में कहती है कि सरकार ने 41% जो वितरण है, वर्टिकल इम्बैलेंस की बात हो रही है, वर्टिकल इम्बैलेंस, यानी 41% वितरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार की। ठीक है, यानी भारत सरकार 16वें वित्त आयोग के अनुसार 41% जो शेयर है वो राज्यों को देगी। ठीक है, वर्टिकल इम्बैलेंस के तहत। दूसरी बात इसमें क्या है? वित्त आयोग अनुदान के रूप में, यानी ग्रांट भी देगा, अनुदान जिसको बोलते हैं। अनुदान वर्ष 2026-27 में कितना है? कितने का अनुमान रखा गया है 27 में, वित्तीय वर्ष 27 में? वित्तीय वर्ष 27 कह रहे हैं तो 26-27 की बात हो रही है। यानी अनुदान 2026-27 में राज्यों के लिए कितना रखा गया है? 1.4 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़ रुपए राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। किसके लिए? ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान, ये सारे अनुदान इसमें शामिल हैं।
ठीक है, तो अनुदान कितने का है 26-27 में, कितना अनुमान है 1.4 लाख करोड़। ठीक। अब आ जाइए राजकोष की समेकन की बात करते हैं। इसमें पहली बात कि केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक, जो हमारी केंद्र सरकार है वो वर्ष 2030 तक, केंद्र सरकार है वो वर्ष 2030 तक 50 ± 1 की 50 ± 1 की जीडीपी जीडीपी ऋण अनुपात, जीडीपी ऋण अनुपात, ठीक है, जीडीपी ऋण अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसमें पहला तो लक्ष्य कब तक रखा है ये इंपॉर्टेंट है, 2030 तक, यानी 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत ऋण जीडीपी जो अनुपात है वो कितना हो जाए 50 ± 1। ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या है फिस्कल कंसोलिडेशन में, दूसरी बात यह है कि बजट जो अभी हाल ही में है, जैसे 25-26 की बात करें तो 25-26 में ऋण जीडीपी अनुपात कितना है 56.1। देखो इससे थोड़ा दूर है ना अभी, 50, 2030 तक इनको 50 ± 1 रखना है, लेकिन अभी 25-26 में ये कितना है 56.1। और इस वाले बजट में कितना अनुमान रखा गया है कि कितना हो जाएगा 26-27 में, कितना अनुमान रखा गया है इसका, कितना हो जाएगा भाई 55.6 रहने का अनुमान लगाया है इस वाले बजट। 30 तक अनुमान कितना लगाया है इतना हो जाएगा, तो 25-26 में कितना रहा 56.1। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें तीसरी बात, फिस्कल कंसोलिडेटेड में तीसरी बात क्या है कि राजकोषीय घाटा 25-26 में जो राजकोषीय घाटा था वो कितना था, यानी एफडी फिस्कल डेफिसिट कितना था 4.4% था जीडीपी का। ठीक है, 4.4% मतलब अनुमान लगाया गया है 25-26 में रहने का, संशोधित अनुमान है ये, कितना अनुमान। ठीक है ना, जबकि वहीं 26-27 में फिस्कल डेफिसिट का कितना अनुमान लगाया गया है 4.3। ये भी डेटा इम्पोर्टेंट है। ये फिस्कल मैटर्स के कुछ इम्पोर्टेंट डेटा, समझ में आया। चलें आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, एक मिनट बस। आगे हम लोग बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई क्षेत्र। एमएसएमई सेक्टर में इस बजट में क्या क्या किया गया है इसकी बात करेंगे। तो एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में, एमएसएमई को चैंपियंस, एमएसएमई के संदर्भ में एक पोर्टल भारत सरकार तैयार की है जिसको बोलते हैं चैंपियन। ये एमएसएमई के संदर्भ में जो भी मामले आते हैं उनका निपटान करता है, चैंपियंस पोर्टल।
चैंपियंस चैंपियंस के रूप में विकास करने में सहायता है विकास करने में सहायता हेतु त्रिआयामी 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 दृष्टिकोण दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो त्रिआयामी दृष्टिकोण? पहला है इक्विटी सहायता। इक्विटी सहायता। दूसरा क्या है? पेशेवर सहायता। पेशेवर सहायता। और तीसरा क्या है? ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता। ये एमएसएमई के चैंपियंस के रूप में विकास करने हैं तो त्रिआयामी दृष्टिकोण है इस बजट में। क्या है? इक्विटी सहायता, पेशेवर सहायता और ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता। ये तीन आयाम। इक्विटी सहायता में क्या है? इक्विटी सहायता में क्या किया गया है भाई इस बजट में? प्रावधान। इक्विटी सहायता में ये प्रावधान है कि 10,000 करोड़ की 10,000 करोड़ की समर्पित 10,000 करोड़ की समर्पित एमएसएमई विकास निधि की स्थापना की जाएगी। विकास निधि की स्थापना। ठीक है, यानी 10,000 करोड़ से एमएसएमई विकास निधि की स्थापना की जाएगी। ठीक, और इसमें क्या है? ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें क्या है? 2,000 करोड़ से 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि आत्मनिर्भर भारत निधि आत्मनिर्भर भारत निधि का टापअप का टाइप किया जाएगा। ठीक है, यानी 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि का टाइप किया जाएगा। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब पेशेवर सहायता में क्या है कि एमएसएमई को सहायता देने के लिए विशेष रूप से जो टीयर 1 और टीयर 2 कस्बों में कारपोरेट मित्र तैयार किया जाएगा। यानी इसमें कारपोरेट मित्र तैयार किया जाएगा। कारपोरेट मित्र। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कारपोरेट मित्र किससे संबंधित? एमएसएमई से संबंधित है, किससे संबंधित? कारपोरेट मित्र क्या करेंगे? एमएसएमई को सहायता देने के लिए विशेष रूप से जो टीयर 2 और टीयर 3 कस्बों में कारपोरेट मित्र तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थानों का मदद करेगी। तो पेशेवर संस्थान है उनको मदद करेगी कारपोरेट मित्र तैयार करने। और ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता क्या है? ट्रेड्स के माध्यम से यानी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई सेक्टर्स में सरकार जो है नकदी की सहायता करेगी। ठीक है, ये 3 आयाम हैं एमएसएमई के चैंपियंस के रूप में विकास करने के, जो आपको ध्यान देना। समझ में आया ना? बताइए भाई, क्लियर है? समझ में आया? आकांक्षा, आयुष, क्लियर है?